बहू ने बनाया गोबर से बिजली। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सभी लोग घर पर बहू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी लीलावती अपनी बहन सरोजनी से कहती है। अब क्या बताऊं बहन, शहर की लड़कियां तो ऐसी ही होती है। अब शहर की बहू आ रही है तो वो हमारे रहने के तौर तरीके से बहुत ज्यादा मुंह चढ़ाएगी। अरे तू चिंता क्यों करती है? गांव में आएगी, हम गांव के तौर तरीके उसे अच्छे से सिखा देंगे। मुझे तो लगता ही नहीं है कि शहर की लड़की गांव के तौर तरीके सीख पाएगी। अब तो भगवान ही जाने वो हमारे घर को किस तरह संभालेगी। तभी दरवाजे के बाहर शहनाइयां बजने लगती हैं, जिसके बाद लीलावती कहती है। लगता है मेरा बेटा कुणाल शहर से बहू ले आया है, चलो उसका गृह प्रवेश करने चलते हैं। घर की सभी औरतें लीलावती के साथ मिलकर बहू का गृह प्रवेश करती हैं, जिसके बाद काव्या घर के अंदर आती है। जैसे ही वो कदम रखती है, घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। अरे ये बहू के पैर कैसे हैं जो घर में पड़ते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया है। अपने लिए ऐसी बातें सुनकर काव्या को बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं थोड़ी देर बाद रूपाली घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर उजाला कर देती है और अपनी माँ लीलावती से कहती है। अरे माँ, जरा चारों तरफ देखो, कितना सुंदर लग रहा है। इतनी रोशनी तो लाइट होने पर भी नहीं होती है। ऐसा लग रहा है जैसे राम सीता को लेकर अयोध्या लौट आया है। अरे हाँ हाँ ठीक है, जा अब बातें मत बना और अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ा। रूपाली अपनी भाभी काव्या को उनके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी काव्या से कहती है। अरे भाभी, आप आराम से कमरे में बैठिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे ही यहाँ माँ और मौसी की बातों का बुरा मत मानिएगा, उन्हें तो बातें कहने की आदत है। रूपाली, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे पता है माँ जी का स्वभाव ऐसा ही है। मुझे किसी भी बातों का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद से काव्या अपने घर की जिम्मेदारी संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लीलावती अपनी पड़ोसन और अपने मोहल्ले की औरतों से कहती है। पता नहीं अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। जब से ये शहर की बहू मेरे घर में आई है, हमारे घर के तो रंग ढंग ही बदल गए। किसी के उठने का कोई समय नहीं और ना ही पूजा पाठ का कोई समय है। अरे लीलावती, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? थोड़ा सा बहू को समय तो दो, वो धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेंगी। अरे मेरी बहू तो शहर की है, शहर की। शहर के तौर तरीके और गांव के तौर तरीके अलग होते हैं। ऐसा कहकर लीलावती अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या ये सब दूर से सुन लेती है, जिसके बाद उसे अपने मन ही मन में बहुत बुरा लगता है। आखिर माँ जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? आखिर उन्हें खुश करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे बारे में ऐसा सोचना बंद कर दे? काव्या मायूस होकर घर में चली जाती है और घर के सभी काम करने लगती है। काम करते करते अचानक से लाइट चली जाती है और उसे गर्मी में काम करना पड़ता है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो तब लाइट चली जाती है। एक तरफ ये लाइट का जाना और लाइट जाते ही दूसरी तरफ इस गाय के गोबर की बदबू आना। तभी काव्या के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है। अरे अरे, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ। मैंने इंटर की पढ़ाई करते हुए सीखा था कि गाय के गोबर की गैस से बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है। बस मुझे ये सब करने के लिए मशीन लेकर आनी होगी। काव्या अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है। अरे कुणाल जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे गांव में बिजली लेकर आनी है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन गांव में बिजली लाने की क्या जरूरत है, और तुम बिजली कहाँ से लाओगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। काव्या कुणाल से पैसे लेती है और उन पैसों से मशीन खरीद कर ले आती है, जिसके बाद काव्या अपनी सास से गौशाला के सभी गाय के आगे से गोबर उठाती है और उन्हें गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल देती है। ये सब लीलावती देख लेती है और अपने आप से कहती है। आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये शहर की लड़की गोबर उठा रही है। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? और ये इस गोबर से क्या करेगी?
लीलावती उसे देखते रहती है, जिसके बाद जब काव्या गड्ढे में गोबर भर लेती है, उसके बाद वो उस गड्ढे के ऊपर मशीन का तार रखती है और मशीन का कनेक्शन शुरू कर देती है। वो घर के अंदर जाकर तारों को मशीन से जोड़ देती है, जिसके बाद वो बटन दबा देती है और अचानक से लाइट आ जाती है। बिजली आते हुए देखकर लीलावती हैरान रह जाती है और अपनी बहू काव्या से पूछती है, अरे बहू, ये सब तूने कैसे किया? आखिर तूने इस गोबर से बिजली कैसे लाई? अरे माँ जी, ये सब तो मैंने इंटर की पढ़ाई के समय सीखा था। मैंने सीखा था कि गोबर से बिजली को उत्पन्न कैसे किया जाता है। आज मेरी पढ़ाई काम आई। देखो, मैंने अपनी पढ़ाई के चलते हमारे घर में लाइट ले आई। अरे बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तू तो बहुत समझदार निकली। पहले मैं सोचा करती थी कि तुझे हमारे गांव के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तूने तो गोबर से झटपट बिजली उत्पन्न कर दी। आज तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया। लीलावती की ये बातें सुनकर काव्या को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। दूसरी तरफ लीलावती अपने गांव के हर एक घर में जाती है और हर एक से कहती है, अरे गांव वालों, जल्दी जल्दी मेरे घर पर आओ और देखो, मेरी बहू की पढ़ाई लिखाई के चलते आज हमारे घर में रोशनी आ गई है। पूरे गांव की लाइट गई हुई होती है, लेकिन लीलावती के घर में रोशनी ही रोशनी चमक रही होती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रहते हैं और लीलावती के घर में आकर देखते हैं। अरे वाह वाह, ये शहर की बहू ने तो कमाल ही कर दिया। क्या ये लाइट हमारे घर में भी चल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी के घर में ये गोबर की गैस वाली लाइट चल सकती है। काव्या गांव के हर एक घर में गोबर की लाइट का कनेक्शन दे देती है, जिसके बाद पूरे गांव में लाइट आ जाती है। ये सब देखकर लीलावती को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे गलत समझा। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो। आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से लीलावती अपनी बहू काव्या के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। लंबे गले वाली सास। एक गांव में एक माया नाम की औरत रहती थी। माया उम्र में 45 साल की थी, लेकिन उसे अपनी खूबसूरती का बहुत ज्यादा घमंड था। वो ये सोचती थी कि वो पूरे गांव में सबसे ज्यादा खूबसूरत है, जिसके चलते वो अपने चेहरे पर बहुत ज्यादा मेकअप भी किया करती थी। वो हर रोज शाम के वक्त टहलने निकला करती थी। एक दिन वो टहलते टहलते जा रही थी। रास्ते में उसकी कुछ सहेलियां उसे मिल जाती हैं। अरे कांता, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं बहन, घर की तरफ जा रही हूँ। मेरी बहू और बेटा इंतजार कर रहे होंगे। अरे कांता, जरा अपनी तरफ देखो। तुम मेरे साथ ही हो और फिर भी तुम्हारी खूबसूरती बिल्कुल पतझड़ के पेड़ की तरह झड़ गई है। अब तो तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे तुम पोती पोता वाली हो गई हो। अरे हाँ हाँ माया बहन, तुम्हारी खूबसूरती की होड़ कोई थोड़ी ना कर सकता है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि क्या बताऊं। अरे हाँ हाँ, ये सब तो है। आखिर मैंने अपनी खूबसूरती को ढलने थोड़ी दिया है। मेरी उम्र के हिसाब से आज भी मैं बिल्कुल जवान लगती हूँ, जवान। माया की सहेलियां उसकी बातों पर हंसने लगती है, जिसके बाद उसकी सहेलियां वहां से चली जाती हैं। माया टहलकर वापस अपने घर आ जाती है। जैसे ही विक्रम अपनी माँ माया को देखता है, वो अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी। इतना मेकअप और वो भी इस उम्र में। तुझे नहीं पता, ये मेकअप ही तो मेरी खूबसूरती को चार चांद लगाता है। अब तेरी बहू की तरह तो नहीं कि इस उम्र में भी अपनी रंग रूप और रंगत को निखार नहीं सकती। माँ, कितनी बार आपको समझाया है कि किसी के ऊपर कीचड़ नहीं उछालनी चाहिए। अरे जो सच है वही तो बोल रही हूँ। मैंने कौन सा गलत कहा है कुछ? माया को अपनी खूबसूरती के ऊपर इतना ज्यादा घमंड था कि वो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझती थी। यहाँ तक कि वो अपनी बहू को भी अपने आगे कुछ नहीं समझती थी। वो अपनी बहू को दिन रात ताने भी दिया करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बाद एक दिन माया फिर से टहलने जंगल में पहुंच जाती है। यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। वैसे खूबसूरती के लिए जंगल की एकदम ताजी ताजी हवा लेनी अच्छी बात होती है। कुछ दूरी पर चलने के बाद माया को एक साधु महाराज तपस्या करते हुए नजर आते हैं।
अरे वाह, देखो तो सही, सामने कौन बैठा है। तपस्या करते हुए एक साधु महाराज। क्यों ना मैं आज इनकी तपस्या भंग कर दूं, बहुत मजा आएगा। माया वहां से गुजरते हुए गाना गाने लगती है। मेरे ढोल ना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल ना सुन। माया की आवाज से साधु की आंखें खुल जाती है। इसके बाद वो अपने सामने माया को देखता है और गुस्से से माया से कहता है, ये पता होने के पश्चात कि मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ, उसके बाद भी तुमने यहाँ से गुजरते हुए गाना गाया और तुमने मेरी बरसों की मेहनत को एक क्षण में भंग कर दिया। ओहो साधु महाराज, भला मैं आपकी तपस्या भंग क्यों करूंगी? मैं तो इस जंगल की खूबसूरती के चलते अपने गले को थोड़ा साफ कर रही थी। मुझे क्या तुम बेवकूफ समझती हो? मैं सब जानता हूँ। अरे बड़ी बड़ी सिद्धि प्राप्त की हुई है मैंने। सब पता है मुझे कि तू किस तरह अपनी खूबसूरती का घमंड करती है। आज मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद जब भी तू अपनी खूबसूरती का लोगों को घमंड दिखाएगी तो तेरी गर्दन बड़ी हो जाएगी। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से गुस्सा होकर चले जाते हैं। जिसके बाद माया अपने आप से कहती है, अरे बेकार में ही मुझे डरा कर जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। भला इस जमाने में भी किसी को श्राप चढ़ता है क्या? माया साधु की बातों को अनसुना करके वापस घर लौट आती है और घर लौटने के बाद वो अपनी बहू से कहती है, ओहो बहू, ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है। अरे थोड़ा तो सही से रहा कर घर में। अरे मुझे देख, मैं तुझसे कितनी खूबसूरत लगती हूँ। ऐसा लगता है इस घर की बहू तू नहीं, मैं हूँ। अरे माँ जी, मैं तो बिना मेकअप किए ही ठीक हूँ। दुर्गेश्वरी ऐसा कहकर अपने कामों में लग जाती है। जिसके बाद माया अपने कमरे में जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी गर्दन थोड़ी सी बड़ी हो जाती, जिस पर उसका जरा सा भी ध्यान नहीं होता। वहीं अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो अपनी सहेली मुमताज के घर जाती है और उससे कहती है, अरे मुमताज, तेरे चेहरे को क्या हुआ है? हे भगवान, समय से पहले ही इतनी सारी झुर्रियां आ गई है। तू तो मेरी माँ लग रही है बिल्कुल। अरे अब उम्र के साथ ये तो होता ही है माया, लेकिन तेरी बात अलग है। तूने तो अपने आप को बूढ़ा होने ही नहीं दिया, या फिर ये कहूँ कि तू अपने आप को कभी बूढ़ा समझती ही नहीं। अरे मैं तो हमेशा ऐसी ही जवान दिखूंगी, मेरी चिंता मत कर। तभी माया की गर्दन थोड़ी सी और लंबी हो जाती है, जिसे देखकर मुमताज कहती है, मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी गर्दन हल्की सी लंबी हुई है। अरे अरे, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी गर्दन तो पहले जैसी ही है। माया मुमताज की बातों पर ध्यान नहीं देती। जिसके बाद वो उसके साथ थोड़ी देर बात करती है और फिर अपने घर के लिए निकल जाती है। रास्ते में चलते चलते उसकी गर्दन थोड़ी और लंबी हो जाती है। गांव के सभी लोग उसकी लंबी गर्दन देखकर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो, माया की गर्दन कितनी लंबी हो गई है। हे भगवान, ये तो बिल्कुल जिराफ जैसी गर्दन लग रही है। सब लोगों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर माया को थोड़ा अजीब लगता है। आखिर ऐसा क्यों हुआ है जो गांव का हर एक व्यक्ति मुझे देखकर हंस रहा है? माया जैसे ही घर पहुंचती है, उसका बेटा विक्रम उसकी लंबी गर्दन को देखकर उससे कहता है, माँ आपकी गर्दन को क्या हो गया? अरे ये तो सांप की तरह निकले ही जा रही है। अरे माँ जी, आप तो बहुत भयानक लग रही हो। कहीं कोई बच्चा देख लेगा तो डर के मारे आपके सामने भी नहीं आएगा। बस कर बहू, क्या कह रही है तू? अरे मेरी गर्दन इतनी लंबी कैसे हो गई कि लोग मुझसे डरने लगेंगे? जरा मैं भी तो देखूं आखिर कितनी लंबी हो रही है। माया शीशे के आगे जाकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद वो अपनी लंबी गर्दन देखकर रोने लगती है। हे भगवान, ये सब क्या है? लगता है साधु महाराज का श्राप मेरी गर्दन को लग गया है। अब मैं क्या करूं भगवान? ऐसा कहकर माया रोने लगती है। जिसके बाद अपनी माँ की ये सारी बातें सुनकर विक्रम उससे पूछता है, साधु महाराज का श्राप? ये कैसी बातें कर रही हो? आपको किसी ने श्राप दिया है क्या माँ? माया ये सुनकर अपने बेटे और अपनी बहू को साधु महाराज के बारे में बताती है। इसे सुनकर दुर्गेश्वरी अपनी सास से कहती है, देखा माँ जी, आप हमेशा लोगों को देखकर उनकी उम्र का मजाक उड़ाया करती थी और अपनी खूबसूरती का इतना घमंड दिखाया करती थी।
कि कोई आपके आगे कुछ कह नहीं पाता था, लेकिन आज देखो, आज आपको कोई अगर देख ले तो 7 दिन तक डर के मारे घर से बाहर ही ना निकले। बेटा, ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कभी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाया करूंगी और ना उनकी उम्र के हिसाब से उनकी तुलना करूंगी। लेकिन मेरी गर्दन मुझे पहले जैसी चाहिए। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, कुछ कर। आप चिंता मत करो माँ, मैं साधु महाराज को ढूंढ कर लाऊंगा और उनसे इस श्राप का तोड़ मांगूंगा। विक्रम जंगलों में जाकर यहाँ वहाँ साधु महाराज को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे साधु महाराज कहीं नहीं मिलते। जिसके बाद बड़ी मुश्किलों के बाद उसे एक पेड़ के नीचे साधु महाराज बैठे हुए नजर आते हैं। वो उनके पास जाता है और अपनी माँ की सारी परेशानी उन्हें बताता है। जिसके बाद साधु महाराज विक्रम से कहते हैं, तुम्हारी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम चिंता मत करो। अगले दिन जैसे ही सवेरा होगा, तुम्हारी माँ की गर्दन पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ये सुनकर विक्रम खुश हो जाता है और अपने घर वापस लौट आता है। जिसके बाद वो अपनी माँ को साधु महाराज की बात बता देता है। बेचारी माया रोते रोते रात को सो जाती है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, वो सबसे पहले उठकर शीशे में अपनी गर्दन देखती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी गर्दन पहले की तरह ठीक हो गई। आज के बाद मैं कभी भी किसी की खूबसूरती का मजाक नहीं उड़ाऊंगी और ना किसी की तपस्या भंग करूंगी। उस दिन के बाद से माया बिल्कुल सुधर जाती है और लोगों को परेशान करना बंद कर देती है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। गोरी भाभी की काली ननद का दहेज। रिद्धिमा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे क्या बताऊं, मेरे सर पर तो मेरी काली ननद का बोझ भी पड़ा है। कितने रिश्ते आ गए लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं लग पाता। पता नहीं कब इसका बोझ हमारे सर से उतरेगा। फोन की दूसरी तरफ से रिद्धिमा की सहेली अंकिता कहती है, अरे काली लड़कियों के रिश्ते ऐसे ही नहीं होते। काली लड़कियों के रिश्ते करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना दहेज आएगा कहाँ से? मेरे पति उतना कमा भी नहीं पाते जितना तो लोगों की दहेज में मांग है। रिद्धिमा फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी उसका पति राजन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे रिद्धिमा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो, हमारी रुचिका को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राजन की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई में जाकर नाश्ता पानी बनाने लगती है। कुछ ही देर में कौशल्या अपने बेटे राजीव और अपने पति सुरेंद्र के साथ राजन के घर पर आ जाती है। राजन उन सभी से बातें कर रहा होता है। देखिए, मेरी बहन पढ़ी लिखी समझदार सुलझी हुई है और संस्कारी भी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे ये सब तो आपकी बातचीत करने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आपकी बहन कितनी समझदार और सुशील होगी। लेकिन आपकी बहन है कहाँ? उसे तो जरा बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। तभी राजन रिद्धिमा से कहता है, अरे रिद्धिमा, जाओ जरा रुचिका को लेकर आओ। रिद्धिमा रुचिका के कमरे में जाती है, लेकिन रुचिका ऐसे ही बैठी होती है, जिसे देखकर रिद्धिमा उससे कहती है, अरे रुचिका, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, थोड़ा मेकअप अच्छे से कर लेना। अगर तुम्हारा ये कालापन ऐसे ही दिखता रहा तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। भाभी, मैं जैसी हूँ लोगों को मुझे वैसे ही पसंद कर लेना चाहिए ना, कि मेकअप करके? मेरा तुम्हें समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रुचिका तैयार होकर सबके सामने आती है। जैसे ही राजीव रुचिका को देखता है, वह अपनी माँ के कान में खुसफुसाने लगता है। अरे माँ, क्या इतनी काली लड़की से मैं शादी कैसे करूंगा? मैं इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे भी काले होंगे। राजीव की ये बात सुनने के बाद कौशल्या राजन से कहती है, अरे ये क्या, अपनी बहन की इतनी तारीफ के पुल बांधने के बाद ये तो बताना भूल ही गए कि तुम्हारी बहन कितनी काली है। हर इतनी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगी। देखिए, गोरा और काला कुछ भी नहीं होता, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। भगवान ने 2 ही तो रंग बनाए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है? अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के बच्चे काले हों, इसलिए ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। कौशल्या सुरेंद्र अपने बेटे राजीव के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद राजन रोने लगता है और अपने आप से कहता है,
आखिर क्यों कोई मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता? कब तक, आखिर कब तक मेरी बहन मेरे घर पर ही रहेगी और कब मैं उसकी शादी करवाऊंगा? भैया आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे नसीब में होगा वो जरूर होगा, और फिर एक ना एक दिन तो हर किसी की शादी होनी ही है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद रुचिका का रिश्ता कहीं भी नहीं लग पाता। अब तो रिद्धिमा भी बेचारी रुचिका को दिन रात ताने सुनाने लगती है। पता नहीं कब इस काली कलोटी का हमारे ऊपर बोझ रखा रहेगा, आखिर कब तक इससे छुटकारा मिलेगा। रिद्धिमा कभी भी रुचिका को सीधे मुंह कुछ नहीं कहती थी, जो भी होता था वह बातों ही बातों में बोल दिया करती थी। रुचिका भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन फिर से राजन बहुत खुशी से अपनी बहन के पास आता है और कहता है, अरे बहना, ये ले मिठाई खा और अपना मुंह मीठा कर, आखिरकार तेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? घर पर तो मुझे कोई भी देखने ही नहीं आया। अरे मेरी बहन, उन लोगों को तेरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। अच्छा ऐसी बात है भैया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ लोग तो इस दुनिया में अच्छे हैं। रुचिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राजन बहुत ज्यादा चिंतित होता है और रात के समय सोते हुए अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, मैंने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन इतना सारा दहेज में कहां से लेकर आऊंगा? उन लोगों ने मुझसे दहेज में पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 तोला सोना, 4 पहिए की गाड़ी और तो दहेज का पूरा सामान। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा? राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वह पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपने घर के कागजात सारे इकट्ठे करके एक आदमी के पास ले जाता है और उसे घर के कागज देते हुए कहता है, देखो, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर के कागज गिरवी रखने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं अपने घर के कागज वापस उठा लूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अब आपका घर भी तो इतना महंगा है, 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। ये लीजिए, पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिएगा। राजन कालीचरण से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बाद वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। ये सब तैयारियां देखकर रिद्धिमा राजन से पूछती है, अजी आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर इतनी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? राजन रिद्धिमा को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह बातों को घुमा देता है। अरे मैंने पैसे जोड़ रखे थे मेरी बहन की शादी के लिए। ये बात तुम्हें मैंने कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए अब ये सब छोड़ो, जाओ मेरी बहन की शादी की तैयारियां अच्छे से करो। राजन और रिद्धिमा शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रुचिका की शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। शादी से पहले राजन मयंक के पिता गजोधर को एक कमरे में बुलाता है और उन्हें 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, ये लीजिए, दहेज का 5 लाख रुपया कैश, 5 तोला सोना, 4 पहिया की गाड़ी और दहेज का सारा सामान। ये रहा, जैसा कि आपने कहा था, मैंने उतना ही दहेज और उतने ही पैसे आपको दिए हैं। आप देख लीजिए, कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस आज के बाद मेरी बहन को अपने घर में खुशी से रखना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है, अब इतना दहेज तो लेना मेरा हक है। और ऊपर से तुम्हारी बहन काली भी है, उसका कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बहन बिल्कुल खुश रहेगी। गजोधर का बेटा मयंक ये सब दरवाजे पर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद मयंक कमरे के अंदर आता है और कहता है, ये क्या पिताजी, आपने मेरी शादी का सौदा किया है? अरे मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़की वालों से इतना दहेज लोगे? आप ये सारा पैसा अभी के अभी राजन जी को वापस लौटाओ, नहीं तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। मयंक के कहने पर गजोधर राजन को वापस पैसे दे देता है, जिसके बाद मयंक राजन से कहता है, देखिए, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और उसके कालेपन की वजह से उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी। राजन ये सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह मयंक को गले से लगा लेता है और अपनी बहन रुचिका की शादी मयंक से करवा देता है। अब रुचिका शादी करके मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। मयंक शादी के बाद रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। भारत में बाल विवाह का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। आज भी कई गांव गढ़ में बाल विवाह बड़े ही जोरों पर है। ऐसा ही एक गांव है जोधपुर।
जहां किशोरी होने से पहले लड़कियों का बाल विवाह कर दिया जाता है। अलका उस गांव की एक पढ़ी लिखी शिक्षिका है। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने क्या सीखा? हमें जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, तभी ये बाल विवाह बंद होगा। सभी को इस बात पर अमल करने की जरूरत है। इसके बाद स्कूल की बेल बज जाती है और सभी लड़कियां अपना अपना बस्ता टांगे घर लौट आती हैं। कृतिका भी उन्हीं में से एक थी। माँ की मौत के बाद उसके पिता विमल ने रज्जो से दूजा ब्याह रचाया था। उस रोज जब कृतिका घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसके घर पर कुछ लोग बैठे हैं। मेज पर नाश्ता सजा हुआ है। माँ, बापू, मैं घर आ गई। ये सब लोग कौन हैं? ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत को नहीं। चल छोरी, मारे साथ चल। कृतिका की सौतेली माँ रज्जू बड़ी ही बेरहमी से उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में लाकर पटक देती है। माँ, मेरी बाह छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। मारे धोरे नाटक ना कर, जल्दी से ये लत्ते पहन ले और बाहर आ जा। समझ गई तन्ने? देखन रिश्ते वाले आए हैं तन्ने। बिल्कुल भी नहीं माँ, मैं तो सिर्फ 12 बरस की हूँ। मास्टरनी जी ने मुझे समझाया था, ब्याह की सही उम्र 18 बरस के पार है। बाल विवाह कानूनी अपराध है। कृतिका की बातें सुनकर रज्जो ताव में आकर बेरहमी से उस बच्ची की बाल पकड़कर दांत पीसती हुई कहती है, थारी भली होवे, 4 अक्षर क्या पढ़ लिए? बहुत जबान चले है थारी। चल जल्दी से या पहर कर बाहर आ, मने रिस न दिला, नाते फेर धारी खैर कोनी। रज्जो के खौफ से झुंझला कर कृतिका फौरन सूट सलवार पहनकर बाहर आती है, जहां बैठा लोभी विमल 65 साल के किशोर से हाथ जोड़कर पूछता है, बताइए सरकार, के विचार से? छोरी तो घनी चौकी से 10 लाख दाम ले। ऐसा कहते हुए बूढ़ा व्यक्ति पैसे से भरी पेटी लालची विमल की ओर बढ़ा देता है और इस तरह विमल अपनी बेटी का सौदा कर देता है। कल अपनी छोरी ने तैयार रखी है, बारात के संग मंडप में मुलाकात होगी। उसकी जाते ही कृतिका अपने पिता से पूछती है, बापू, अभी मैं सिर्फ 12 साल की हूँ और आप मेरी शादी एक 65 साल के बुढ़े इंसान से कर रहे हैं। क्या हो गया है आपको? ब्याह के नाम पर आप मुझे पैसों के लिए बेच रहे हैं। अरे चुप कर छोरी, तू के जाने पूरे जोधपुर में इनका दबदबा से। अरे राज भोगेगी तू। आजकल ऐसे रिश्ते दिया बाती लेकर खोजने से भी न मिलेंगे। कृतिका की नन्ही आंखों में शिक्षा अभी अपना आयाम ले ही रही थी कि बाल विवाह ने उसे बड़ा बिखराव दे दिया। रात के सन्नाटे में उस बच्ची की सिसकियां पूरे घर में गूंज रही थी। उस बच्ची के मन में एक ही अरमान था कि काश वक्त यहीं ठहर जाए। सारी रात उसकी आंखों से बेतहाशा आंसू बहते हैं और उसकी सौतेली माँ रज्जो उसे दुल्हन का लिबास पहनाकर उसे मंडप में ले आती है, जहाँ उसके बगल में बुढ़ा किशोर बैठा था। अभी दोनों के फेरे ही पड़ रहे होते हैं कि स्कूल की शिक्षिका अलका वहाँ आ जाती है। रुक जाइए, अरे मती मारी गई है क्या आप लोगों की, जो पढ़ने लिखने की उम्र में इस बच्ची का बाल विवाह करवा रहे हैं, वो भी एक अधेड़ उम्र के इंसान से। देखो मास्टरनी जी, जे मारा आपसी मामला से तुम बीच में न पड़ो। सही वक्त पर बेटियां का ब्याह कर देना ही माँ बाप की जिम्मेदारी होती है। और फिर राणा सा जयपुर के अमीर इंसान है, शान शौकत की कोई कमी घटी नहीं। इनके घराने में इनके नाम का सिंदूर मारी लाडो के मांग में पड़ना तो सुनहरा सौभाग्य से। अरे ये सौभाग्य नहीं बल्कि तुम्हारी बेटी के लिए बड़ा अभिशाप है। गौर से देखो इसकी दशा। बाल विवाह के चलते एक ही दिन में कृतिका कैसे काठ की पुतली जैसी बेजान पड़ गई है। अरे ओ मैडम, ये शादी तो को नहीं रुकने वाली। चल निकल ले यहाँ से। देख लो तुम सब भाई बहनों, यहाँ मास्टरनी ते मंथराई करने में आगे है। रज्जो की चिकनी चुपड़ी चाल में आकर पूरा गांव अलका का बहिष्कार करने लगता है और आखिरकार अलका असफल रहती है और इस तरह कृतिका की शादी एक अधेड़ उम्र के शख्स के साथ कर दी जाती है। और रज्जो कहती है, मारी बात कान खोलकर सुन छोरी, जैसा राणा सा कहे वैसा करना। अब से यही तेरा संसार और सुहाग है, समझी? जा। इस तरह बाल विवाह के साथ बेतुकी बंदिशों में बांधकर दोनों दंपत्ति कृतिका का बाल विवाह करके अपना उल्लू सीधा करते हैं। कृतिका अपने ससुराल आती है। शादी की रात वो डरी सहमी हुई ब्याह के बिछावन पर बैठी होती है। तभी बूढ़ा किशोर उसकी ओर बढ़ता है। आजा मेरी गुड़ की डली, अरे मेरी कमसिन कली आजा। अरे मैं तेरा पति परमेश्वर हूँ। नहीं,
मेरे पास मत आओ, मैं कहती हूँ दूर रहो मुझसे। अरे दूर रहने के लिए थोड़ी तेरे बाप को 10 लाख का दान दिया है। चल अब ज्यादा नखरे न कर, चुपचाप से मान जा, वरना मुझे दूसरे पैंतरे भी आते हैं। इस तरह बूढ़ा किशोर लालची लोमड़ी की तरह कृतिका को अपने हवस का कौर बनाता है और उसकी चीख 4 दीवारी में कैद होकर रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ उसके माता पिता सुख की जिंदगी बिता रहे थे। अभी उस मासूम के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी थी कि उस सुहागन की मांग महीने भर के भीतर ही उजड़ जाती है। जिस कृतिका को रंगों से बेहद लगाव था, अधेड़ उम्र के इंसान से बाल विवाह कर दिए जाने के चलते अब उसकी जिंदगी सफेद रंग में सिमट कर रह गई। आखिरकार बाल विवाह उस बच्ची के जीवन के लिए अभिशाप बन बैठा। उसे इस दुख से बाहर निकलने में महीनों का मंजर बीत गया और वो अपने घर लौट आई। अरे छोरी, तू अटेके कर रही है? माँ, बापू, आपने इसलिए मेरा बाल विवाह किया था ना कि मैं सुख से अपने ससुराल रह सकूं? तो फिर क्यों मेरी जिंदगी सफेद रंग में सिमट गई? थारी बली होवे, एक तो अपने सुहाग को खा गई बैरन, ऊपर से हमारे घर पर मूंग दलने चली आई। देख ले छोरी, ब्याह के बाद लड़की का असली घर उसका सासरा हो, वैसे अपने घर लौट जा, जेही थारे और महारे खातिर भला से। कृतिका के मन में जल रहा आस का दिया भी सौतेली माँ की दुत्कार के साथ बुझ जाता है। चलते हुए उसके पांव पत्थर से ठेस लगकर जमीन पर बैठ जाती है और अलका अपना हाथ बढ़ाती है, जिसे देखकर उसके भीतर बसा दर्द आंखों से छलक जाता है। मास्टरनी जी, मेरे सपने चूर हो गए। बाल विवाह ने मेरे जीवन को झकझोर कर रख दिया। वो 16 सिंगार मेरे लिए अभिशाप बन गया है। कृतिका, जो हुआ उसमें तुम्हारा दोष नहीं। अपने कलेजे को काठ का बनाओ ताकि कोई तुम्हें बाल विवाह की कठपुतली ना बनाए। अलका की बात सुनकर कृतिका बाल विवाह की बेड़ियों के बंधन को तोड़कर पहले की तरह पढ़ने लिखने लगती है। इस बीच कई बरस बीत जाते हैं। कृतिका 18 साल की हो जाती है और अलका कहती है, कृतिका, बहुत दिनों से मेरे मन में एक बात है बेटा, कि मेरा बेटा रवि तुमसे शादी करना चाहता है। शादी का नाम सुनकर कृतिका की रूह सिहर उठती है और वो कहती है, मास्टरनी जी, शादी का सफर मेरे लिए कांटों सा रहा था। मैं बाल विवाह के अभिशाप को भूल नहीं पाई हूँ। मेरे जीवन का अब एक ही मकसद है, इस गांव कड़ की मासूम लड़कियों को बाल विवाह का कौर होने से रोकने में मैं अपने जीवन को लगाना, ताकि मेरी तरह उनके पाँव में बाल विवाह की बेड़ियां न पड़ने पाए। कृतिका, एक शिक्षिका से पहले मैं एक औरत भी हूँ। याद रखना, सच्चा संबंध समय के साथ हर जख्म को भर जाता है। एक बार अपने दिल से सोचो, मुझे और मेरे बेटे को तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अलका की सूझबूझ भरी बातें सुनकर कृतिका कई रोज तक सोचती है और आखिरकार वो बचपन में हुई बाल विवाह की बेड़ियों को काटकर रवि से शादी करके अपने जीवन में आगे बढ़ जाती है। मगर आज भी जाने कितने ही गांव गढ़ में लगातार लड़कियां कच्ची उम्र में बाल विवाह का कौर हो रही हैं। सरोज के 5 बेटे थे, युवान, मिहिर, संजय, विकास, प्रीतम। कुछ महीनों से उसके बेटे का काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए पंडित के द्वारा बताए उपाय से वो अपने 5 बेटों को ग्वालियर के एक प्राचीन मंदिर में भेज देती है, जिसके बाद पंडित का कहना था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 बेटे जब घर लौटते हैं तो वो अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। ये देखकर सरोज बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, बेटा, व्हाट इज दिस? तुम 5 उपाय के लिए गए थे या मैरिज करने के लिए? तुम मेरे बगैर मर्जी के शादी कैसे कर सकते हो? हाउ? माँ, उस गांव के हालात ऐसे थे कि हम 5 को उस गांव की 5 लड़कियों से शादी करनी पड़ी और अब तो ये सदा के लिए आपकी बहू बन चुकी हैं। जहाँ तक मुझे देखकर लग रहा है, ये 5 गांव की गवार हैं। क्यों, है ना? ये तो तुम 5 के बराबर पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी। हाँ माँ, ये इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है, क्योंकि ये गांव में ही रही है। शुरू से इनके माँ बाप ने कहा कि ये काम करने में बहुत अव्वल है। ओह गॉड, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उस पंडित की बात मान ली। मुझे तो लगता है पहले से ज्यादा बुरा होगा मेरे साथ। अरे युवान जी, ये सासू माँ क्या खिटर पिटर कर रही हैं? हाँ जेठ जी, ये सासू माँ का बोलत है? हम 5 भाइयों ने तुम 5 बहनों से अचानक से शादी कर ली है, इसलिए वो थोड़ी हैरान हो गई हैं। ओ ऐसन का? अम्मा जी, आप ज्यादा फिक्र मत करो, हम तोहार 5 बहू तोहार खूब ख्याल रखी। आई सासू माँ, जरा हमको आशीर्वाद तो दइयो, हम तोहार
तीसरे मुन्ना की मुन्नी है। ओह माय गॉड, अभी हमारे घर में कहाँ से मुन्ना मुन्नी आ गए बेटा? ये क्या बोल रही हैं पांचों? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ, ये मेरी पत्नी है मिश्री, जो आपके अभी पैर छूना चाहती है। ये बोलना चाहती थी कि मैं आपके तीसरे बेटे की बहू हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बेटा? ये मेरे टाइप की बहू नहीं है। मैं कहाँ शहर में रहने वाली एकदम मॉडल हूँ, और ये गांव की गवार। इन्हें मेरी बात समझ आएगी ना तो मुझे इनकी। माँ, फिक्र मत करो, समय के साथ पांचों आपके ही सांचे में ढल जाएंगी। आप इन्हें सिखाने की कोशिश जरूर करना। ये मेरी पत्नी है माँ, देखो तो जरा कितनी सुंदर है कल्पना। हाँ हाँ, बहुत ब्यूटीफुल बहू है मेरी। जाओ जाकर आराम करो, सफर से थक गए होंगे। सफर से थककर सभी आराम करते हैं। शाम को उसकी 5 बहुएं उसके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी प्रणाम। माँ जी, रसोई घर कहाँ है जहाँ खाना पकता है? आज हम सबकी पहली रसोई है ना, तो बताइए। हाँ सासू माँ, आज आपके लिए हम मीठे में बहुत कुछ बनाने वाले हैं। देखो, मैं मीठा नहीं खाती हूँ, और खाती हूँ तो शुगर फ्री खाती हूँ, तो जो भी बनाओ कम शुगर डालकर बनाना। ओहो, गवार हो तुम तो। मेरा मतलब कम चीनी डालना, ओके? लो सुन लो, माँ जी शहर की है ना, इसलिए वो कम चीनी वाली चीज खाएंगी। चलो मैं किचन दिखा देती हूँ। सासू माँ, ये किचन का होता है? ओफो, चलो रसोई में ले चलती हूँ तुम्हें। ये कहते ही सरोज अपनी 5 गवार बहुओं को रसोई में ले आती है, जिन्हें शहर के तौर तरीकों से रहना बिल्कुल भी नहीं आता था। ये लो, ये है रसोई। इस गैस पर खाना बनता है, इतना तो पता है ना? और वो रहे सारे डिब्बे, उसमें सारे मसाले और जो भी तुम्हें बनाना है वो सब है। माँ जी, वो सब तो ठीक है, पर ये लकड़ी और मिट्टी तेल कहाँ है? इस पर खाना बनाने के लिए वो तो चाहिए होगा ना? ओफो, अकल की गई गुजरी। मेरे घर को मिट्टी के तेल से जलाएगी क्या? कान खोलकर पांचों की पांचों सुन लो। तुम गांव में नहीं शहर में रहती हो, और ये इलेक्ट्रिसिटी गैस अपने आप जल जाती है। ये देखो, ऐसे। ये कहते ही सरोज उन्हें गैस स्टोव जलाकर दिखाती है, जिसे देखकर उसकी बहुएं कहती हैं, उड़ी बाबा, ये का माँ जी, आप तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली। एक पलक झपकाई और इतने में ही आपने ये ससुरा चूल्हा जला दिया। ओ माय गॉड, ये जो तुम भाषा बोलती हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अब चुपचाप से खाना बना लो, जो भी तुम पांचों को बनाना है। माँ जी, आप परेशान मत हो, वो बड़े वाला टीवी में नाटक देख लो। हम पांचों अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लावत हैं। ये सुनकर सरोज चली जाती है। तभी उसकी राखी आकर कहती है, सुनिए सासू माँ, उक्का है ना, हमको आपके लिए धनिया पुदीना का चटनी बनाना है, तो हमका जरा ऊ सिलबट्टा तो दे दो। वही पीसने वाला ना? अरे ओहो, इधर आओ, मैं बताती हूँ चटनी किससे बनानी है। ये कहकर सरोज रसोई में 5 को ग्राइंडर मशीन दिखा देती है और बता देती है। लेकिन जब राखी उस चटनी को बनाने के लिए मशीन का बटन दबाती है, तो सारी हरी धनिया की चटनी उन 5 बहू की आंखों में और पूरी रसोई में फैल जाती है, जिसके बाद 5 चिल्लाती है, माँ जी बचाइए। माँ जी, हमारी आंखों में मिर्ची घुस गवा या, अरे हमको जल्दी बचाई। 5 बहुओं की चीख से पूरा घर चिल्ला उठता है। तभी सरोज उनके पास आती है और अपनी रसोई की हालत देखकर कहती है, अरे मैया, ये मेरी ब्यूटीफुल किचन का इन्होंने क्या हाल कर दिया। जरा भी मैनर्स नहीं है मेरी बहुओं को। गवार कहीं की, कुछ चलाना ही नहीं आता है तुम्हें। फिर से पेंट कराना पड़ेगा पूरी रसोई को। सासू माँ, 5 को आप बाद में डांट लेना, हमारी मिर्ची को भगाओ। ये सुनते ही सरोज अपनी बहुओं को बाथरूम में ले जाती है और शावर के नीचे खड़ा कर देती है, जिसके बाद उनकी आंखों की जलन कम होती है और बहुएं कहती हैं, शुक्रिया माँ जी, आपकी वजह से हम 5 की अखियां ना बच गई, वरना हम तो अपने सजना को देख ही नहीं पाती। अरे सासू माँ, आपने तो फिर से जादू कर दिया। ये बारिश देखो हम पर कैसे आ रही है। बिना बादल की बारिश का मजा आ रहा है यहाँ तो। अरे मेरी गवार बहुओं, ये बादल या कोई जादू नहीं, यहाँ पर नहाते हैं। वक्त बीतता है। सरोज उन्हें जितना मॉडर्न बनाने का सोचती है, उतनी ही अपनी बहुओं की गवार हरकत देखकर उन्हें समझाकर हताश हो जाती है। एक दिन घर में लाइट चली गई तो मिश्री कहती है, माँ जी, घर की बत्ती गुल हुई गवा, आप जरा हमको लालटेन या मोमबत्ती तो दे दो। अरे ओ अकल की पुड़िया, अपने सामने वाला बटन दबा, लाइट आ जाएगी। लालटेन की जरूरत नहीं है, हमारे घर में इन्वर्टर है। अपनी सास की बात सुनकर वो बटन दबा देती है और लाइट आ जाती है। अरे मैया, जादूस बत्ती आ गई। सासू माँ, इन बटर खटर का होता है? ओहो, वो इन्वर्टर होता है, खटर पटर नहीं। इन्वर्टर से बत्ती आ जाती है जब तक कॉलोनी की लाइट गई होती है। अगले दिन सरोज कहती है,
तुम पांचों बहुओं की वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है। अब से तुम मेरी तरह कपड़े पहनोगी, बिल्कुल स्टाइलिश। ये 6 मीटर की थान नहीं लपेटोगी। पर माँ जी, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब सरोज उन पांचों को मॉल से फैशनेबल कपड़े दिलाती है, साथ ही पार्लर जाकर उनका मेकओवर करवाती है, जिसके बाद पांचों हूबहू सास की तरह दिखती हैं। ओह माय गॉड, अब लग रही हो तुम पांचों मेरी बहू। जैसे ही कश्मीरा हील पहनकर चलकर आती है तो गिर जाती, जिसके बाद सरोज कहती है, लगता है तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकती। माँ जी, हमें बहुत शर्म आवत है। इस कपड़ा माँ, ये बहुत छोटे हैं, जैसे किसी बछुआ के कपड़े पहनत हो। लाख कोशिश के बाद भी सरोज की बहू अपने रंग में ही रहती हैं। अपनी देसी बहुओं के साथ रहते रहते सरोज भी अपनी बहुओं की तरह देसी सास बन जाती है, जो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर न बैठकर जमीन पर बैठकर अपने हाथों से खाना खाती है और उनकी भाषा ही बोलने लगती है। अरे मैया, ये का है बहू? ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। सासू माँ, ये लिट्टी चोखा है। हमरे गांव में सबसे ऊका कहते हैं स्पेशल डिश। लिट्टी चोखा वेरी वेरी टेस्टी बहू। इस तरह सरोज अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी उनकी तरह ही रहने लगती है।